Well, guys, then come and start question number 5. Half the perimeter. This is language-based question. Start from here. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. ठीक है? Is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो सबसे पहली बात है, क्या आप जानते हो रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है, साथ ही साथ प्रत्येक एंगल राइट एंगल होता है। कैसा? एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए कि ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल, इसका सारा एंगल 90 डिग्री है, ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, ठीक है, ऑल एंगल्स राइट एंगल है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल को आप रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल का और भी डेफिनेशन हो सकता है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच एंगल्स आर राइट एंगल। शॉर्ट डेफिनेशन ये होता है, रेक्टेंगल इज व्हाट? इट्स अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स आर अ राइट एंगल, ठीक है। तो ये दो प्रकार के परिभाषा होता है। ये इसका विड्थ है, ये दोनों विड्थ है सेम होता है, ये दोनों लेंथ है सेम होता है। तो क्या बोलता है? हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 1 2 3 4 साइड्स, माने एक्सट्रीम बाउंड्री का सम जो होता है उसको आप पेरीमीटर कहते हो, ठीक है ना। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर साइड्स, ठीक है। तो चारों साइड को जोड़ देने से हो जाएगा। तब माने कि इसको x माने हैं तो x प्लस x 2x, इसको y माने हैं तो y प्लस y 2y, तो 2x प्लस 2y ये पेरीमीटर हो गया, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पर। हाफ दी पेरीमीटर, हाफ दी पेरीमीटर मतलब ये जो पेरीमीटर है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, ये हाफ दी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, whose length is 4 मीटर मोर देन। तो लेंथ क्या है? लेंथ आप क्या माने हो? ये, और ब्रेथ क्या माने हो? ये। तो लेंथ इज क्या है? अगर इसको आप x मान लेते हो तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, ठीक है। तो ये बात हो गया, अगर ये x है तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और इसको आप y मान सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हाफ पेरीमीटर 36 है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस मतलब इसमें जितने पॉसिबल साइड्स है उसके मेजरमेंट को डायमेंशंस कहेंगे। यानी क्या पॉसिबल मेजरमेंट्स है? तो लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट दी, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ उससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं मैं चर्चा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आंसर कोई दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू x मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू y मीटर। लेंथ को आपने x माना है, ब्रेथ को आपने y माना है, ठीक है। तो अगर लेंथ एंड ब्रेथ को y माना है तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 2 टाइम्स x प्लस वाई, लेकिन बोला क्या है? हाफ द पेरीमीटर गिवन है। ये 36 जो है ये हाफ द पेरीमीटर गिवन है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाफ इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। क्या ये स्टेप समझ में आया? बहुत जरूरी है समझना। पेरीमीटर का था ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपने माना है क्या? लेंथ को x और ब्रेथ को y, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ ये आपका पेरीमीटर हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाफ दी पेरीमीटर, तो हाफ कर दिए इसको इंटू हाफ, ठीक है। और ये इक्वल टू आपको 36 मीटर गिवन है, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक है। फिर देखिए क्या कंडीशन है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। देखिए क्या बोलता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द डिस्क, ठीक है। दूसरा क्या, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ क्या आप माने हैं? देखो लेंथ आपने माना है x, तो x इज 4 मीटर मोर देन दी विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ को विड्थ भी कहते हैं, ठीक है।
तो लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, लेंथ इक्वल टू y प्लस 4 यानी कि ब्रेथ या विड्थ प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हम, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 इस स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, इस फॉर्मेट में लाने के लिए, स्टैंडर्ड तो ये है नहीं, फॉर्मेट है। तो इस प्रकार दो इक्वेशन आपको मिल गया। ये बात क्लियर हुआ। दिस इज स्पेशल कंपेयर टू द अदर क्वेश्चन टिल डिस्कस, ठीक है, ये अलग बात है और सभी क्वेश्चन से जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है। इसको कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, कोई संदेह की जगह नहीं है। इसीलिए लैंग्वेज बेस्ड को कैसे मैंने इक्वेशन प्लॉट किया, मैंने आपको समझाया, इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। एक बार फिर बता देता हूं, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर होता है, और इसमें से 2 कॉमन है तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हाफ द पेरीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 कट गया, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा आपका हाफ द पेरीमीटर। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी का, हम लोग लेंथ और ब्रेथ x एंड y माने हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर बोला है तो इंटू हाफ कर दिए, और इक्वल टू कितना बोला है 36 बोला है तो इंटू 36 कर दिए, हाफ और 2 कट गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या आपको बोला है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 यूनिट ज्यादा है, तो ये लेंथ आप x माने हैं और ये आपको ब्रेथ या कि विड्थ माने हैं, तो इसको आप 4 मीटर ज्यादा कर दिए। तो इस प्रकार ये इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब टेबल बनाना तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो दोनों इक्वेशन का टेबल बनाना है। यहाँ एक बात कहना जरूरी है, इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा मेंशन नहीं है कि इसको आप ग्राफिकली सॉल्व करो, ठीक है, और ऐसा भी मेंशन नहीं है कि इसको आप अलजेब्रिकली सॉल्व करो। लेकिन सवाल क्या है, ये एक्सरसाइज 3.1 है, तो 3.1 का जो एक्सरसाइज है वो ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए, एकदम एग्जैक्टली यही बात पूछा जाए, तो आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली, क्योंकि यहाँ कोई मेंशन नहीं है। बट आप पूछोगे तो सर आप ग्राफिकली क्यों बना रहे हो, क्यों नहीं अलजेब्रिक बना रहे हो, तो इसके पीछे रीजन ये है कि एक्सरसाइज 3.1 है, और एक्सरसाइज 3.1 जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है, इसलिए मैं ग्राफिकली इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर हुआ बात। अब आइए दोनों का टेबल बना दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो आप देखिए 20 प्लस 16 36 हो गया। आप कैलकुलेशन रफ में कर लेंगे, ठीक है, और 24 और 12, तो 24 प्लस 12 कितना होता है 2 and 1 3, 4 and 2 6, 36, 16 और 20, तो 16 20 कितना होगा 2 and 1 3 और 6 36, क्लियर, ये टेबल बन गया। और टेबल नंबर 2 देखिए, एंड टेबल फॉर इक्वेशन 2, ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ मैंने क्या लिया 10 और 6, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 16 और 12, तो 16 माइनस 12 इक्वल टू भी 4, 20 माइनस 16, तो 20 माइनस 16 इक्वल टू भी 4। इस प्रकार आपका दोनों टेबल सही सही बना हुआ है। अब चलिए ग्राफ पेपर उठाइए, स्केल उठाइए, पेंसिल उठाइए और इसका ग्राफ ड्रॉ करिए आंसर निकालने के लिए, ठीक। तो मेरा ग्राफ पेपर रेडी है। अब देखिए ये जो पॉइंट हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, जैसे इसके पहले वाला ग्राफ में मैं 1 2 3 4 5 से ग्रेजुएट किया था, लेकिन यहाँ मैंने किया 2 4 6 8, क्योंकि आप जो भी बॉक्स है उसको 1 यूनिट मान सकते हो, 2 यूनिट मान सकते हो, 5 यूनिट मान सकते हो, 10 यूनिट मान सकते हो, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन। आप इस बॉक्स को एक बॉक्स को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, तो वो एक बॉक्स को आप जितना जी चाहे बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि एक बॉक्स को जितना मानोगे आप, बाकी बॉक्स को उसी के मल्टीपल में ले जाना है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 हमने 28 तक लिया, काहे, हमारे पास x में मैक्सिमम डिस्प्लेस है 20 है और x में यहाँ मैक्सिमम 24 है, तो 24 से ज्यादा होना चाहिए एक स्टेप, जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन हमारे पास थोड़ा स्पेस था तो मैं 28 तक ले लिया, ठीक है। और y में देखिए सबसे ज्यादा कितना है, यहाँ 16 है और यहाँ y में कितना सबसे ज्यादा 20 है, तो y एक्सिस में आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में कम से कम 20 तक लेना है, हमने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा ले लिया। ये आप इंडिकेट करने के लिए मैं 2-3 यूनिट इधर डाल दिया हूँ, लेकिन नेगेटिव का कोई जरूरत, नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस का कोई जरूरत है नहीं, काहे कि यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर हम लोग
एक्सेप्ट किए ही नहीं है, लिए ही नहीं है, ठीक है। आइए अब प्लॉटिंग करिए। पहला को प्लॉटिंग करिए 20 और 16। देखिए 20 और 16, 20 यहाँ है और 16 आपका यहाँ है। तो आपके ग्राफ पेपर में 16 का ऐसे लाइन जाएगा और यहां से लाइन जाएगा आपका 20 का। तो 16 और 20 इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, तो ये हो गया 20 16, पॉइंट लोकेट कर दिए। इसके बाद दूसरा क्या है 24 और 12। 24 कहाँ है एक्स एक्सिस में, 24 और 12 कहाँ है, देखिए ये देखिए 12। तो ये 12 का लाइन गया और ये 24 का लाइन चढ़ा, तो दोनों इंटरसेक्ट किया यहाँ, तो 24 और 12। ये बात बढ़िया से समझिए, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट का है 16 और 20। तो 16 कहाँ है, देखिए आपके एक्स एक्सिस में 16 यहाँ है 16, और वाई एक्सिस में 20 यहाँ है, तो 20 ऐसे लाइन गया और 16 ऐसे लाइन गया, तो 16 और 20 ये लाइन आपका, ये पॉइंट लोकेट हो गया। अब जब पॉइंट लोकेट हो गया तो आप इस सारे पॉइंट को स्केल के सहारे आपको जोड़ना है, ठीक है ना। मैंने बताया बार बार कि इसको आपको स्केल के सहारे जोड़ना है। मैं आपको सिर्फ फ्री हैंड जोड़ के आपको कंसेप्ट क्लियर करने का काम कर रहा हूं। कह के देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो नहीं रहा है, तो आप जब बनाइएगा स्केल के सहारे तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन का ग्राफ। तो क्या मैं बोला हूं, ग्राफ के ऊपर इक्वेशन लिखना जरूरी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो मैंने यहां लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 36, पहला वाला ग्राफ हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट में 10 और 16, 10 एक्स एक्सिस में 10 और 6, तो 6 हो गया y में, तो y का लाइन ऐसे आया, 10 का लाइन ऐसे गया, तो 10 और 6 हो गया। फिर हो गया 16 और 12, 16 कहाँ है, देखिए ये 16 है, 12 कहाँ है, देखिए 12 है, तो 12 का लाइन ऐसे आया, 16 का लाइन ऐसे गया, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब इसका थर्ड क्या है 20 और 16, तो 20 यहाँ पर है और 16 यहाँ पर है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब तीनों पॉइंट को आपने लोकेट कर दिया। अब इसको आप ड्रॉ कर दीजिए स्केल लगा के, लेकिन ध्यान रहे स्केल लगा के ड्रॉ करना है। आप देख रहे हैं कि सर तो ड्रॉ कर रहे हैं फ्री हैंड से, तो हम लोग भी ड्रॉ कर लेंगे फ्री हैंड से, ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ मजबूरी है लेकिन आपके पास वो मजबूरी नहीं है। आप आराम से इसको स्केल के सहारे और ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसमें हमने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको एक कंसेप्ट को मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए दोनों ग्राफ जो है इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, कहां 20 और 16, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा, है ना। यानी कि अगर आप एल्जेब्रिकली स्टडी करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल जाएगा। काहे, उस केस में ग्राफ जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और हमारा ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा कि एक पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया। देखिए ये लाइन फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए सीधा नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। एनीवे आप जानो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये मेरा काम समझाना है, आपका काम प्रैक्टिस करके इसको अपने कंट्रोल में लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये पॉइंट कॉमन हो गया, तो 20 किसका वैल्यू है, करस्पॉन्ड्स टू एक्स एक्सिस, 16 किसका वैल्यू है, करस्पॉन्ड टू वाई एक्सिस। तो एक्स को आपने क्या माना है, लेंथ ऑफ गार्डन, यानी लेंथ ऑफ गार्डन 20 हो गया। वाई को क्या माना है, ब्रेथ ऑफ गार्डन, तो ब्रेथ ऑफ गार्डन आपका 16 मीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, Thus length of the garden equal to x मीटर, चाहे आप कंसिडर किए हैं तो इक्वल टू 20 मीटर का है, हम लोग निकाले 20 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू y मीटर, ऐसा हम लोग माने हैं, और y मीटर यहाँ पर आया कितना 16, तो इक्वल टू 16 मीटर आंसर हो गया। समझ में आया बात। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि जब भी आप ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाएं तो टेबल वैल्यू कभी भी डेसिमल लेने का कोशिश ना करें, केवल और केवल होल नंबर लेकर ही बनाइए। एक बात। दूसरी बात, 2 पॉइंट से ग्राफ बन सकता है, लेकिन तीसरा पॉइंट कैलकुलेशन करिए, ये मेरा दिशा निर्देश है। इसलिए कि अगर 3 पॉइंट आप बनाते हैं तो जब स्केल बैठाइएगा
अगर देखिएगा तीनों पॉइंट आपके स्केल पर एक लाइन पर लाई डाउन है तो आप जानिएगा कि आपका ग्राफ सही बना हुआ है, टेबल सही बना हुआ है। और अगर सही नहीं बना हुआ होगा तो 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट लाइन पर नहीं आके लाइन का ऊपर या लाइन के नीचे चला जाएगा, जो आपको इस बात को कंसेप्ट दे देगा कि आपने गलत किया है। तो आप इमीडिएटली उसको सुधार करिए और फिर टेबल को रेडी कर लिए, फिर से कैलकुलेट करते हुए और फिर आप ग्राफ प्लॉट करिए, यानी ये आपके लिए प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन मैंने पूरा कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first point intersecting lines, second point parallel lines and third coincident lines. यानी क्या है, बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर कुछ नहीं है, कुछ कोई दम नहीं इसमें। कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ एक दूसरा इक्वेशन लगा के इसको पेयर ऑफ इक्वेशन बना दीजिए। कंडीशन ध्यान में रखना है आपको। पहला कंडीशन आपका होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इसके साथ आप कैसा इक्वेशन लेंगे। पैरेलल लाइन बनाने के लिए इसके साथ आप कैसा इक्वेशन लेंगे, और फिर को इंसिडेंट लाइन बनाने के लिए आप इसके साथ कैसा इक्वेशन लेंगे, ये बात। ठीक है, केवल इस इक्वेशन के साथ आपको एक इक्वेशन और ऐड कर देना है जिसके द्वारा ये गिवन कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फुलफिल हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन इज दिस, से देखिए यहां से उठा लेके आए हैं। टू गेट द इंटरसेक्टिंग लाइन्स वी हैव, का है पहला पार्ट में बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स चाहिए हमको। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है, दो लाइन इंटरसेक्ट कब होगा, जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा। इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन हमको चाहिए, तो कंडीशन हमको कब चाहिए, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। मतलब रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए ऐसा नंबर कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने अपने मन से कुछ ले लिया 7x plus 4y minus 9। देखिए 2 by 7 3 by 4 इक्वल नहीं ना हुआ, 2 by 7 is not equal to 3 by 4। आप कुछ भी लिख सकते हैं 10 15 13। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेशियो ऑफ a1 इसका और इसका इक्वेशन नंबर 1 तो ये आपको गिवन है। इक्वेशन 2 आप ऐसा मान लीजिए कि इन दोनों का रेशियो यानी इसका और इसका जो रेशियो होगा, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा मान लिए तो आपको ये आंसर हो गया एक फर्स्ट पार्ट का। समझ गए? ऐसा एक इक्वेशन आपको लेना है इस इक्वेशन के गिवन इक्वेशन के साथ, ताकि गिवन कंडीशन को फुलफिल करे। तो आप लोग तो पूरा कंसेप्ट लर्न कर चुके हैं, आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है। इस केस में लाइन इंटरसेक्टिंग होता है और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के कारण x का x वैल्यू और y का x वैल्यू इसका आंसर होता है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर वही चीज रिपीट करिए, द गिवन इक्वेशन इज दिस, गिवन है ये है, तो इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टू गेट पैरेलल, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस वी हैव। तो आप क्या जानते हैं, दो लाइन कब पैरेलल होता है, जब a1 by a2 इक्वल टू हो जाए b1 by b2 के साथ, लेकिन c1 by c2 के साथ इक्वल ना हो। तो आप क्या करिए, ऐसा कुछ मल्टीपल ले लीजिए इन दोनों के साथ, ताकि इसका जो रेशियो सेम हो जाए, और ये थर्ड पार्ट के लिए कुछ उल्टा पुल्टा अलग हट के माल ले लीजिए। तो जैसे मैंने क्या सोचा कि 2 इस ये 2 है ना, तो हम इसको 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 तो 4x हो गया, 2 3 जा 6 तो 6x हो गया। और मैं इस 2 का मल्टीपल x में और y में लगाया, लेकिन कांस्टेंट पार्ट में नहीं लगाया, कुछ अपने मन से 15 लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने 2 का मल्टीपल लिया, 3 का मल्टीपल ले जाओ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 26, कुछ भी कर दो। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे
कि C1/C2 इक्वल ना होने पाए और A1/A2 B1/B2 इक्वल हो जाए। तो आप देखिए 2/4 इक्वल टू क्या होगा 1/2, फिर देखिए 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर -8/-15 ये इक्वल नहीं होगा, 8/15 इज नॉट इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ क्या बोलता है, कोइंसिडेंट लाइन, खाली कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा तो कौन कंडीशन लगता है, ठीक है। द गिवन इक्वेशन इज दिस, टू गेट कोइंसिडेंट लाइंस वी हैव A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तो बहुत कंफर्टेबल है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी एक नंबर से पूरा मल्टीप्लाई करके इक्वेशन एक डाल दो हो जाएगा, या इसी इक्वेशन को कॉपी कर दो, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को दोबारा कॉपी कर दो तो भी तो पैरेलल हो जाएगा। क्या है 2/2 1, 3/3 1, -8/-8 1, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा रेशियो। तो हमने क्या किया, या 2 है हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। अब देखिए 2/6 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो 1/3, 3/9 कितना हो जाएगा 1, 3 3 जा 9 तो 1/3, -8/-24, 3 8 जा 24 तो 1/3, तो तीनों रेशियो इक्वल हो गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया आंसर, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको क्या करना है, जो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी जो है वो आपको याद रखना है। ये मैंने कंसेप्ट में डिटेल बताया हूँ, आप कंसेप्ट को बार बार जाके देखिए, कहीं कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो सारा चीज अवेलेबल है, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट खोलिए और निकालिए और देखिए, पढ़िए, सुनिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेट एक्सरसाइज को डिस्कस करता हूं। वेल देन गाइस, अब हम आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices. Vertices मतलब the point where the sides of a triangle or quadrilateral intersects. Vertices मतलब देखिए, जैसे ये एक ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड कहाँ टच किया, A पर, कहाँ टच किया, B पर, C पर, तो दिस इज वर्टिसेस, वर्टेक्स, वर्टेक्स। और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, ठीक है। तो ये वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मिंग बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो इन दोनों लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, और दोनों लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। और क्या करना है, एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल बनेगा उसको सेड करिए, सेड, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ग्राफिकल टॉपिक का लास्ट एक्सरसाइज में आ गए, आप मैच्योर्ड हो गए हैं, ठीक है ना। तो आइए अब इक्वेशन उठाइए। द गिवन इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर दिस एंड दिस, इक्वेशन 1 और 2 मान लिया मैंने। टेबल फॉर इक्वेशन 1, ये हो गया टेबल फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ मैंने 0 लगाया, 0 लगाया तो क्या हो जाएगा, -y = 1, तो -y = -1, तो y = 1, ठीक है। इसी प्रकार ये टेबल वैल्यू हमने निकाला है, मैंने बहुत बार आपको ये बात बताया है। इसको रफ वर्क में कैलकुलेट करके आप बना लीजिए। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। इसका टेबल यहाँ पर है, ठीक। अब चलिए आप अपना ग्राफ पेपर लीजिए और कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाइए। जैसा कि मैंने आपको दिशा निर्देश दिया है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करिए तो ध्यान रखिएगा कि आपके y एक्सिस का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव पार्ट एज वेल एज पॉजिटिव पार्ट ऑब्जर्व करना है। और जितना डिस्प्लेसमेंट आपके टेबल में है उससे 1-2 यूनिट सब साइड में ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूरी है, ये सिस्टम है, इसको मेंटेन करिएगा। एकदम एग्जैक्ट नहीं, 6 है तो 6 ही पॉइंट, अरे 6 है तो 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ठीक है, 1-2 यूनिट ज्यादा ले लीजिए।
लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए आप, ये जो टेबल आप बना ही लिए हैं, अब इसको प्लॉटिंग करिए 0 1 0 1 कहाँ, 0 मतलब एक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, 1 का मतलब वाई एक्सिस में 1, तो वाई एक्सिस में 1 0 1, ठीक है। ये देखिए वाई एक्सिस है, ये पॉइंट हो गया आपका 0 1, ठीक है। देखो यही आपका हो गया 0 1 पॉइंट, ठीक। फिर है -1 0, मतलब x में -1 y में 0, तो x में -1 कहाँ है, ये देखिए, ठीक है। x में -1 और 0, तो ये वाला हो गया आपका -1, 0, ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 0 1, ये पॉइंट हो गया -1 0। फिर आपके पास है 2 3, तो 2 हो गया x में और 3 हो गया y में, तो 2 का लाइन आपके ग्राफ पेपर में ऐसे जाएगा, 3 में ऐसे जाएगा, तो 2 और 3 को जोड़ दिया आप, तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 3, तो ये हो गया 2 3। पहला इक्वेशन ड्रॉ हो गया। चलिए पहला इक्वेशन का लाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले थोड़ा सा हल्का बना के रखा है। अब इसको मैं पूरा फॉर्मेट दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये आपका ये आपका लाइन बन गया। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फ्री हैंड करें, आपको स्केल से ही तीनों पॉइंट को मिला के करना है। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, इसका इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0। तो इस पर आप लिख दीजिए x - y + 1 = 0, ठीक है। अब इसके बाद आप आइए इसको प्लॉट करिए 0 6 0 6, मतलब सिर्फ y में डिस्प्लेसमेंट होगा, x में 0 यूनिट है, तो 6, ये हो गया 0 6। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको हो गया क्या, 0 6। फिर हो गया 4 0, तो x में 4, अब कहीं 0, तो ये हो गया 4 0 2 3, ये देखिए कॉमन पॉइंट है 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 पॉइंट आपको मिल गया। चलिए इसको जोड़िए, और स्ट्रेट लाइन फ्री हैंड से नहीं बनाना है आपको, कैसे बनाना है, स्केल से, ठीक है ना, याद है। तो ये आपका ये लाइन बन गया, इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए। इक्वेशन इसका क्या है, तो 3x + 2y - 12, तो 3x + 2y - 12 = 0। तो दोनों ग्राफ पेपर आपका बन गया, रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, बोला कि जो दोनों लाइन के द्वारा ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस के सहारे, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया वर्टेक्स ए, ये हो गया वर्टेक्स बी, और ये हो गया वर्टेक्स सी। ये देखिए एबीसी ट्रायंगल है, मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रखा है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए क्या है, 2 3, यहाँ लिख दीजिए 2 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी क्या है, बताइए बताइए, नहीं बता सकते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी क्या है, -1 0, ठीक है, -1 0। और वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 0। अब क्या करने बोला है आपको कि जो ट्रायंगल है ना, उसको आप शेड कर दो। तो चलो मैं उसको शेड कर देता हूं, ये शेडिंग करता हूं। हो गया शेड, हो गया आपका, क्या शेड हो गया, जो ट्रायंगल आपने बनाया था। तो इस प्रकार आपके प्रश्न जो पूछे गए थे कि 2 इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ बनेगा, वो दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएगा। जो ट्रायंगल बनाएगा उसके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताइए, और जो ट्रायंगल बनाएगा उसको शेड भी करिए। 2 प्रश्न पूछा था, तो हमने तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता दिया, और ये ट्रायंगल को शेड करना था, तो शेड भी मैंने
कर दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ और इस क्वेश्चन का ही नहीं बल्कि इस एक्सरसाइज भी पूरा हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2 यानी कि क्या आपको बताएं, ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड जो एक्सरसाइज था वो पूरा हो गया। अब हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स का दो टाइप है, क्या क्या है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इन दोनों कंसेप्ट पर दो एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 है, इसको हम लोग आगे ऑपरेट करेंगे सो एज दैट जो कंसेप्ट है एल्जेब्रिक कंसेप्ट वो हम लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए और उसका एप्लीकेशन से कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ये भी हम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का अब ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं।